नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और गोवा का दौरा करने वाले हैं, जहां वो श्री संस्था गोकर्ण पर्लगली ज्योतिबा मठ का 550वें वर्ष के पूरे होने पर आयोजित समारोह में हिस्सा लेंगे और भगवान राम की 77 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण करेंगे। कर्नाटक में वो स्थित श्री कृष्ण मठ जाएंगे और लक्ष्य कंठ गीत प्रणय कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। और ये एक भक्ति सभा है जिसमें कई प्रतिभागी शामिल होंगे और विद्यार्थी, साधु संत, विद्वान आदि एक साथ मिलकर भगवत गीता का पाठ करेंगे। प्रधानमंत्री स्वर्ण तीर्थ मंडप का भी उद्घाटन करेंगे, जो कि कृष्ण मंदिर के गर्भगृह के सामने स्थित है। और गोवा इसीलिए भी दुनिया के नक्शे में दर्ज होगा क्योंकि ये भगवान राम की दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति भी होगी। अयोध्या के राम मंदिर में धर्म ध्वजा फहराने के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोवा में 77 फीट ऊंची भगवान राम की कांस्य मूर्ति का अनावरण करने जा रहे हैं। ईसाइयों के गढ़ माने जाने वाले गोवा में भगवान राम की ऊंची प्रतिमा का अनावरण यहाँ स्थित गोकर्ण पर्लगली जीवोत्सव मठ में 550 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और कमाल की बात यह है कि इस मूर्ति का स्वरूप अयोध्या के राम मंदिर में स्थापित रामलला की मूर्ति से काफी मेल खाता है, जिससे लोगों को गोवा में ही अयोध्या के रामलला की झलक मिल सकती है। यूपी सरकार ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि आधार कार्ड अब जन्मतिथि प्रमाण पत्र के रूप में मान्य नहीं होगा। नियोजन विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किया है और इसमें कहा गया है कि आधार कार्ड में दर्ज जन्मतिथि किसी भी प्रमाणित दस्तावेज के आधार पर तय नहीं होती है और इसीलिए इसे आधिकारिक जन्मतिथि प्रमाण पत्र के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। नियोजन विभाग के विशेष सचिव द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि नियुक्तियां, विभिन्न सरकारी सेवाओं, आवेदन प्रक्रियाओं और सत्यापन कार्यों में के आधार को जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में इस्तेमाल ना किया जाए। आधार कार्ड बनवाते समय व्यक्ति की जन्म तिथि किसी मान्य दस्तावेज से सत्यापित नहीं की जाती है। कई मामलों में ये खुद घोषित होती है और सरकार का ये फैसला भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा भेजा गया पत्र के आधार पर लिया गया है। UIDAI के अनुसार आधार में दर्ज जन्म तिथि को प्रमाणित नहीं माना जा सकता क्योंकि आधार बनाने की प्रक्रिया में जन्म का प्रमाण पत्र, स्कूल रिकॉर्ड या फिर अस्पताल से जारी किसी भी दस्तावेज को अनिवार्य रूप से देना जरूरी नहीं है। प्रदेश में आधार के जरिए बने सभी जन्म प्रमाण पत्र रद्द किए जाएंगे। गैर कानूनी कामों के लिए इस्तेमाल होने वाली नकली बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट की समस्या को रोकने के लिए सरकार का ये बड़ा कदम माना जा रहा है। राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने सिर्फ आधार कार्ड के आधार पर जारी किए गए सभी संदिग्ध सर्टिफिकेट को तुरंत ही कैंसिल करने का आदेश दिया है और इसके साथ ही अधिकारियों को तत्काल FIR करने का निर्देश भी दिया है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने सभी तहसीलदारों, सब डिवीजन ऑफिसर्स और इसके साथ ही 16 पॉइंट की एक वेरिफिकेशन गाइडलाइन जारी की गई है। गृह और राजस्व विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को अध्यक्षता में हुई एक हाल ही में लेवल मीटिंग के बाद से हाई लेवल की मीटिंग हुई और इसके जरिए किए गए सर्कुलर में साफ कहा गया है कि केंद्र सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक आधार कार्ड को जन्म की तारीख या फिर जन्म स्थान के अकेले सबूत के तौर पर स्वीकार नहीं किया जा सकता है। ऐसे गलत कामों के लिए हॉटस्पॉट के तौर पर पहचाने गए 14 जिलों पर कड़ी निगरानी रखी गई है। इसमें अमरावती है और साथ ही संभाजी नगर है, सुरजी है और इसके साथ ही कई ऐसे जिले हैं जिसमें ये शामिल है और ऐसे में सभी क्षेत्रों की निगाहें अब इसी पर टिकी हुई है। यूपी में इन दिनों कफ सिरप की खरीद बिक्री को लेकर लगातार बड़े खुलासे हो रहे हैं और इसी कड़ी में एक और कफ सिरप और अन्य कोडिन युक्त दवाओं के अवैध कारोबार मामले में एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। सिरप और दवाओं के अवैध स्टॉक और तस्करी में वाराणसी के अमित सिंह टाटा को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से एक फॉर्च्यूनर, 2 मोबाइल फोन और तमाम दस्तावेज बरामद किए गए हैं। जनवरी 2024 में लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी थाने में दर्ज
मामला था और ऐसे में गोमती नगर लखनऊ से पकड़े गया टाटा का एसटीएफ मुख्यालय में पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया है। आजमगढ़ के विकास सिंह नरवे के जरिए अमित टाटा को तस्करी गिरोह में मास्टरमाइंड माना गया और ऐसे में नशे के तौर पर इस्तेमाल होने वाली सिरप को तस्करी के गिरोह का मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल है और इस सिरप की काफी डिमांड पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में है। अमित सिंह ने शुभम जायसवाल के कहने पर सिरप तस्करी में रकम लगाई थी और शुभम ने धनबाद से देव कृपा मेडिकल एजेंसी के नाम से जनवरी 2024 में अमित सिंह टाटा को फॉर्म खुलवाया था और ऐसे में ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में एक 6 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की जघन्य वारदात ने प्रदेश को दहला दिया है और अब इस मासूम के मामले में बता दें कि मासूम के साथ दरिंदगी करने वाले आरोपी को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। भोपाल के गांधीनगर से पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपी सलमान को गिरफ्तार किया है। हालांकि आरोपी ने गोहरगंज ले जाते वक्त अपने भागने की पूरी कोशिश की। हालांकि पुलिस ने एनकाउंटर कर आरोपी को पकड़ लिया है और अब आरोपी को भोपाल के हमीदिया अस्पताल में इलाज चल रहा है। गोहरगंज के इस दिल दहला देने वाले वारदात ने झकझोर दिया है। फिलहाल ये आरोपी फरार था, लेकिन पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए और उसके ऊपर 30,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया था। जानकारी के मुताबिक 6 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म का आरोपी सलमान चाय पीने के लिए गांधीनगर के वार्ड नंबर 11 में एक दुकान पर पहुंचा था और उसी वक्त पुलिस ने आरोपी को दबोच लिया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वो जंगल के रास्ते होते हुए भोपाल पहुंचता था और ऐसे में उसने इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया था। फिलहाल पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, तो वहीं गिरफ्तार आरोपी भागने का प्रयास कर रहा था, जिसके बाद पुलिस ने एनकाउंटर किया। हालांकि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पाकिस्तान के तहरीक-ए-इंसाफ के संस्थापक और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की बहन नौरीन नियाज ने मौजूदा पाकिस्तान सरकार पर कड़ा हमला बोला है। उनका कहना है कि आज पाकिस्तान की सरकार बेहद ही अलोकप्रिय है और जनता का कोई भी भरोसा या फिर समर्थन उनके साथ नहीं है। इसके साथ ही उनकी बहन ने कहा है कि हमें कुछ नहीं पता, वो हमें कुछ नहीं बता रहे हैं, ना ही किसी को उनसे मिलने दिया जा रहा है। उनकी पार्टी के लोग वहां गए थे क्योंकि उनकी एक मीटिंग तय थी, लेकिन उन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया। हम पिछले 4 हफ्तों से उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा है। पुलिस को हमें रोकने का ऑर्डर दिया गया है और मेरा मानना है कि उन्हें हमारे साथ जो चाहे करने की इजाजत दी गई है। पाकिस्तान में ऐसे पहले कभी नहीं हुआ और कभी किसी ने इस तरह की औरतों के साथ बदतमीजी नहीं की। दुनिया को पता है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। बता दें कि पाकिस्तान में इमरान खान की अफवाहें फैल रही हैं कि पाकिस्तान में इमरान खान की मौत हो गई है और जो जेल प्रशासन है, हालांकि उनका बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा है कि इमरान खान पूरी तरह से स्वस्थ है। हालांकि सबसे बड़ा सवाल अब ये उठ रहा है कि अगर वो स्वस्थ हैं तो जेल प्रशासन उनसे मिलने क्यों नहीं दे रहा है। तो भाई उनकी बहन जो है वो जेल के बाहर, परिवारजन जेल के बाहर प्रदर्शन भी कर रहे हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं पाकिस्तान में बगावत देखने को मिल रही है। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के बेटे ने हालांकि सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा है कि अगर मेरे पिता को कुछ भी होता है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी, लेकिन जेल प्रशासन भी कहीं ना कहीं बचता हुआ नजर आ रहा है। अगर वो स्वस्थ है इमरान खान, तो सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि परिवारजनों से मुलाकात क्यों नहीं होने दी जा रही है और ऐसे में बहन से लेकर बेटे तक कई तरह के सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। कुछ नहीं पता और ना वो बता रहे हैं और जो लोग जा रहे हैं ना उनको मिलने दे रहे हैं। अभी उनके पार्टी के लोग वहां गए और उन्होंने उनको ना, उनकी मीटिंग शेड्यूल थी, उनको अंदर भी जाने दिया। हम लोग गए हैं, पिछले 4 हफ्तों से हम लोगों को नहीं मिलने दे रहे। तो अब इस तरह की फिर वो बातें फैल रही हैं और ये बल्कि इंडिया से हमें तो पता चला कि इंडिया से खबर निकली थी कि उनको कत्ल कर दिया। अब इतनी बड़ी बात कैसे इन्होंने शुरू की ये मुझे भी नहीं समझ आ रहा। वो पुलिस को क्योंकि इन्होंने हुक्म दिया है कि इनको आपने रोकना भी है और पुलिस जब मेरा ख्याल है उनको ये भी इजाजत दी हुई है कि आप जो मर्जी उनके साथ करें। ये पाकिस्तान में पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, कभी औरतों के साथ उन्होंने, कभी किसी ने ऐसी बदतमीजी नहीं की और कभी उन्होंने ऐसा जुल्म किसी पे भी नहीं हुआ था। ये पहली दफा पाकिस्तान में कि ना वो बच्चा देख रहे हैं ना बूढ़ा देख रहे हैं
और ना औरत देख रहे हैं या आदमी है, जो उनको इजाजत है कि जो भी उनको मिल जाए उसको आप वैसे ही मारें जैसे आपको कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये चल रहा है पाकिस्तान में इस वक्त। एक आप सब दुनिया में सबको पता है क्या हो रहा है पाकिस्तान में। दिल्ली की हवा आज फिर से जहर उगल रही है। राजधानी की औसतन AQI जो है वो 300 के पार पहुंची है, जो कि बहुत ही खराब श्रेणी में आती है। सड़कों पर धुंध की चादर और सांस लेने में लोगों को तकलीफ। प्रदूषण का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है दिल्ली में, और कई इलाकों में हालात इतने बिगड़ गए हैं कि AQI जो है वो 400 के पार पहुंच चुका है, जो कि गंभीर स्तर का है। ऐसे में दिल्ली वासियों के लिए खुली हवा अब खतरे का सौदा बन गई है। और आज लगातार 15वें दिन दिल्ली के AQI बेहद ही खराब श्रेणी में दर्ज किया गया है। बीते दिनों AQI 377 दर्ज किया गया है, और आने वाले सप्ताह में कोई भी राहत मिलने के अनुमान नहीं जताए गए हैं। और अभी आने वाले सप्ताह में AQI बेहद ही खराब श्रेणी में रह सकते हैं। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि दिल्ली का प्रदूषण स्तर लगातार खराब श्रेणी में है, और ऐसे में लोगों को सांस लेने में और आंखों में जलन की दिक्कतें सामने आ रही हैं। दिल्ली का AQI लेवल जो है वो 400 के पार पहुंच गया है, और ऐसे में लोगों को घर में रहने की सलाह दी जा रही है, मास्क पहनने की सलाह दी जा रही है, क्योंकि दिल्ली NCR की जो हवा है वो अभी तक भी जहरीली है। और ऐसे में लगातार लोगों को घरों से बाहर ना निकलने की सलाह दी जा रही है। दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण का स्तर गंभीर रूप ले चुका है, और बीते कुछ दिनों से हवा की धीमी गति और मौसम की स्थिति के कारण धूल, धुआं और स्मॉग अधिक मात्रा में जमा हो गए हैं। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि यदि तत्काल प्रभावित कदम नहीं उठाए गए तो स्वास्थ्य पर गहरा असर पड़ सकता है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि हालांकि कुछ दिन पहले ग्रेप के 3 चरण हटा दिया गया था, लेकिन प्रदूषण में राहत नहीं मिली, और तीसरे चरण के दौरान लागू किए जाने वाले प्रमुख प्रतिबंध में स्कूलों में खेल गतिविधियों पर रोक था, और ऐसे में निर्माण कार्यों पर रोक था। पॉल्यूशन फैलाने वाले वाहनों पर सख्त निगरानी, और सड़क पर धूल कम करने के लिए वाटर स्प्रेइंग का टैंकर तैनात किया गया था। और इन प्रतिबंधों के हटने के बाद भी हवा की गुणवत्ता में सुधार नहीं हुआ, और जिससे विशेषज्ञों की निगरानी और भी ज्यादा अब बढ़ गई है। और ऐसे में विशेषज्ञों ने आगाह किया है कि ग्रेप के उपयोगों को प्रभावी ढंग से लागू किए बिना प्रदूषण को नियंत्रण करना मुश्किल होगा। तो वही लोगों से अनुरोध भी किया जा रहा है कि वो बाहर कम समय बिताएं, मास्क का उपयोग करें, और बच्चों और बुजुर्गों को सुरक्षा पर विशेष ध्यान दें। और ऐसे में अगर दिल्ली के रोहिणी की बात की जाए तो AQI जो है वहां पर 427 रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। चांदनी चौक की बात की जाए तो 400 से ज्यादा AQI वहां पर है, और नोएडा की अगर बात की जाए तो नोएडा में भी 400 के आसपास AQI दर्ज किया गया है। और ऐसे में लोगों को सलाह दी जा रही है कि वो बाहर कम निकले, खुली हवा में कम घूमे, बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें। बता दें कि दिल्ली की जो हवा है इस वक्त काफी जहरीली हो चुकी है, और आज भी गंभीर श्रेणी में दिल्ली की हवा बनी हुई है। ऐसे में जो AQI है वो 400 के पार पहुंच चुका है, और लगातार विशेषज्ञ जो है वो निगरानी बनाए हुए हैं। हांगकांग में एक बहुमंजिला हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में लगी भीषण आग में मरने वालों की संख्या अब बढ़ गई है। फायर ब्रिगेड के कर्मचारी आज भी आग पर काबू पाने के लिए जूझ रहे हैं। उम्मीद है कि शुक्रवार को सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो जाएगा। करीब 228 लोग यहां पर जुटे हुए हैं, और लेकिन ये आंकड़ा 24 घंटे से ज्यादा समय का है। और ऐसे में अगर हांगकांग के ताइपो जिले में उत्तरी उपनगर में स्थित वोंग फूड कोर्ट हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में लगी इस आग पर लगभग 80 साल में ये सबसे भयावह आग लगी है। कई लोग अभी भी इमारत में फंसे हुए हैं। मामले में आपराधिक जांच भी शुरू की गई है। ताइपो जिले में बने वोंगफू कोर्ट परिसर में 8 बहुमंजिला इमारत है, और इसमें 1980 फ्लैट भी है। और 2021 की जनगणना के अनुसार इन इमारतों में लगभग 4600 लोग रहते हैं, और 7 इमारतें पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी है। इनमें से हर इमारत 32 मंजिल की है। कॉम्प्लेक्स में रेनोवेशन का काम भी चल रहा है, और ऐसे में ये भीषण आग लग गई है, जिसमें कई लोगों के जान जाने की खबर भी आई है, और फिलहाल कई लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो वहीं अब जो मौत के आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं, और ऐसे में ये हांगकांग की जो आग है वो
तीसरी आग बताई जा रही है, जो बहुत ही भयावह आग है। ऐसे में हांगकांग में इस विनाशकारी आग ने कई जिंदगियों को खत्म कर दिया है। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं और इसमें कई लोग गंभीर रूप से अभी भी घायल बताए जा रहे हैं। कि पड़ोसी देश श्रीलंका में इस समय एक प्राकृतिक आपदा का साया मंडरा रहा है। खतरनाक चक्रवात दित्य के कारण देश के कई हिस्सों में भारी बाढ़ और जानलेवा भूस्खलन हुआ है और इस बड़ी तबाही के चलते अब तक दर्जनों लोगों की जान जा चुकी है और अब लोग लापता लोगों की तलाश कर रहे हैं। पूरे देश में इस वक्त चिंता का माहौल बना हुआ है। चक्रवात दित्य ने कल सुबह पूर्वी तट पर दस्तक दी, जिसके बाद से श्रीलंका के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश और तेज हवाओं के कारण स्थिति बेहद ही खराब हो गई। ताजा जानकारी के मुताबिक बाढ़ और भूस्खलन की इन दुखद घटनाओं में अब तक 47 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और इसके अलावा प्रशासन ने यह भी बताया है कि 21 लोग अभी तक लापता हैं, जिनकी खोजबीन के लिए बड़े पैमाने पर बचाव कार्य चल रहा है। सैकड़ों की संख्या में लोग घायल भी हुए हैं। चक्रवात की वजह से हुए नुकसान को देखते हुए श्रीलंका प्रशासन ने तुरंत ही रेस्क्यू अभियान भी चलाया है। सेना और आपदा प्रबंधन की टीम मिलकर प्रभावित क्षेत्रों में फंसे लोगों की सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रही है और इसी बीच पर्यटक मंत्रालय ने एक जरूरी अपील जारी की है। मंत्रालय ने पर्यटकों से आग्रह किया है कि जब तक हालात सामान्य नहीं हो जाते तब तक वो श्रीलंका आने की अपनी योजना टाल दे, ताकि बचाव कार्य में किसी भी प्रकार की बाधा न आए और लोग सुरक्षित रहे। खबरों में आगे बढ़ते हैं और इस वक्त की बड़ी जानकारी दिल्ली से निकल कर आ रही है। दिल्ली में हुए ब्लास्ट के मामले में बड़ी जानकारी आपको बता दें कि दिल्ली कार ब्लास्ट केस में एनआईए की कार्रवाई देखने को मिली है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि जांच के लिए 5 शहर बने कोर जोन। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि गिरफ्तार 7 आरोपियों को यहां ले जाया जाएगा। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं और लखनऊ, कानपुर, सहारनपुर ले जाया जाएगा आरोपियों को। ऐसे में फरीदाबाद, कश्मीर ले जाएंगे आरोपी को। शाहीन को पूछताछ के लिए फरीदाबाद ले जाया गया। बड़ी जानकारी आपको बता दें कि दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद से लगातार एनआईए की कार्रवाई देखने को मिल रही है और ऐसे में बड़ी जानकारी दे दें कि जांच के लिए 5 शहरों को कोर जोन बनाया गया है और ऐसे में यूपी के ये शहर हैं जहां पर गिरफ्तार 7 आरोपियों को यहां ले जाया जाएगा। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कि दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद से लगातार एनआईए की जांच पड़ताल देखने को मिल रही है। लखनऊ, कानपुर, सहारनपुर ले जाया जाएगा आरोपियों को और ऐसे में फरीदाबाद, कश्मीर भी ले जाया जाएगा आरोपियों को और लगातार इन आरोपियों से पूछताछ जारी है। शाहीन को पूछताछ के लिए फरीदाबाद ले जाया गया है। और खबरों में आगे बढ़ते हैं और बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है यूपी से, जहां पर बड़ा हादसा हो गया है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि यूपी के मिर्जापुर में वाराणसी प्रयागराज हाईवे पर बड़ा हादसा हुआ है। बड़ी जानकारी, सड़क किनारे खड़ी टैंकर में भिड़ी कार। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि 4 की मौत हो गई है और 1 की हालत गंभीर बताई जा रही है। बड़ी जानकारी दे दें आपको कि सीएम योगी ने मिर्जापुर सड़क हादसे का संज्ञान लिया है। बता दें कि बड़ा सड़क हादसा हुआ है और मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना भी व्यक्त की गई है। बड़ी जानकारी, अधिकारियों को घायलों के समुचित उपचार के निर्देश दिए गए हैं। सड़क हादसे का मामला सामने आया है और ऐसे में मिर्जापुर वाराणसी प्रयागराज हाईवे पर हादसा हुआ है और सड़क किनारे खड़ी टैंकर में कार भिड़ गई है और ऐसे में 4 लोगों की जान चली गई है और 1 की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है और इस सड़क हादसे पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी संज्ञान लिया है। सड़क हादसे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि अधिकारियों को घायलों के समुचित उपचार के लिए भी निर्देश दिया गया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है लखनऊ से, जहां पर समाजवादी पार्टी का बड़ा ऐलान देखने को मिल रहा है। बड़ी जानकारी लखनऊ से खबर है, जहां पर समाजवादी पार्टी ने बड़ा ऐलान किया है। मृतक बीएलओ के आश्रितों को 2-2 लाख की मदद दी जाएगी। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि सरकार से 1 करोड़ रुपए की मुआवजे की मांग की गई है। बड़ी जानकारी, बीएलओ की मौत को लेकर लगातार राजनीति तेज होती जा रही है और ऐसे में लखनऊ से समाजवादी पार्टी ने बड़ा ऐलान किया है कि मृतक बीएलओ के आश्रितों को 2-2 लाख रुपए की मदद दी जाएगी और ऐसे में सरकार से 1 करोड़ रुपए की मुआवजे की मांग की गई है। बड़ी जानकारी आपको दे दे कि यूपी से ये खबर निकल कर आ रही है। समाजवादी पार्टी ने बड़ा ऐलान किया है और बीएलओ को लेकर लगातार राजनीति देखने को मिल रही है और ऐसे में बीएलओ की मौत के बाद से 2-2 लाख रुपए की मदद के लिए की गई है और ऐसे में सरकार से 1 करोड़ रुपए की मुआवजे की मांग की गई है। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।